तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी बुलंद में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत से भाई जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के भाई अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे, अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे भाई कि भाई जो मैंने फॉर्म भरा है मैंने किस जोन से भरूं। और दोस्तों, मैंने जो इस जोन से फॉर्म भरा है, किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है कितनी जाएगी। या दोस्तों, बहुत से भाई का जो बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई मैं किस टीचर से पढ़ूं, मेरे साइंस के मेरी बहुत कमज़ोर है, मैं किस टीचर से पढ़ूं, साइंस में कैसे पढ़ूं, मैथ कैसे पढ़ूं, रीजनिंग कैसे पढ़ूं और किस टीचर से पढ़ूं। और भाई मेरा कोई टाइम टेबल नहीं बन रहा और मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। और बहुत से भाई का ये भी क्वेश्चन आता कि दोस्तों जैसे कि मेरा हाथ टूट गया है तो भाई कोई मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। और मेरे फॉर्म भरने में, जैसे मैंने चेन्नई जोन से अगर मैंने फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं क्या अपने स्टेट में भी जा सकता हूँ। तो बहुत से भाई के अलग अलग कमेंट आ रहे थे कि अगर अब मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और बहुत से भाई का कमेंट आता है कि भाई मेरा जो कान में थोड़ा कम सुनाई देता है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। या फॉर्म भरने में ये गड़बड़ी हो गई है, मैंने जो फॉर्म भरने में कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों मैंने केंद्र का लगाया नहीं है, राज्य का लगाया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं सब वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, जो बहुत से भाई का कमेंट आता है कि भाई जो कमेंट आता है तो सबसे पहले मैं उन सभी का रिप्लाई देता हूं दोस्तों। और फिर भी बहुत से भाई रह जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत से भाई का अलग अलग कमेंट आता है कि तो कुछ हर तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनका मैं सभी का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई सबसे पहला जो दोस्तों क्वेश्चन आया भाई का कमेंट का, भाई मैथ एंड साइंस कमज़ोर है, क्या करें। तो भाई सबसे पहले जिसका भाई का मैथ और साइंस कमज़ोर है मैं उसके लिए बता दूं भाई। और दूसरा जो करंट जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ें और कौन सी बुक लें। तो भाई मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, आप मैथ और साइंस पढ़ने के लिए किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक रिक्वायरमेंट करूँगा, आप साइंस मैग्नेट नीरज सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर दोस्तों आप RWA जो अंकित सर हैं उनका बैच ले सकते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री आप एक कोर्स लेने के बाद और स्टैटिक जीके जीएस आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। रही दोस्तों जीके जीएस, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक लूसेंट बुक आती है, आप भी जानते हो भाई। लूसेंट बुक में से क्या करना है, मैं ये नहीं करना दोस्तों, आपको रट्टा नहीं मारना। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, कुल 20 क्वेश्चन की स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर आती है। अब दोस्तों आप भी जानते हो 7 से 8 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं, तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बचते हैं। तो भाई वही 10 से 12 क्वेश्चन जीके जीएस के बचते हैं, सॉरी। तो दोस्तों उसमें जो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले तो एक स्टडी बुक लेनी करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के जो मेन जो फैक्ट होते हैं ना, जैसे कौन सा दिवस कब मनाया गया था, कौन सा अवार्ड कब मना था और कौन सा खेल कब हुआ था। जैसे अभी आप जानते हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, US ओपन होता है। तो ऐसे दोस्तों खेल हुए, IPL हुआ है और 2024 में जो हुआ था। और दोस्तों जो भी खेल और सब जितने पर भी पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, कौन वर्तमान में कौन क्या है, तो ये सब याद कर ले। ये एक 2 क्वेश्चन तो 4 से 5 नंबर के करंट अफेयर आ जाते हैं। और दोस्तों रही बात जीके जीएस का स्टैटिक्स की, तो दोस्तों सबसे पहले तो भाई एक बात बताओ, भूगोल, संविधान और भाई इतिहास यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, या इनमें से इतने क्वेश्चन है कि आप इनमें से 2 एक क्वेश्चन बनाओगे ना, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसका शासनकाल कब से कब तक रहा था। पॉलिटिक्स में अनुच्छेद याद कर लो, भाग याद कर लो, जैसे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, तो ये सब याद कर लो यार। और मेन जैसे फैक्ट होते हैं जीके जीएस, कि आप जानते हो कि कुछ जो मेन टॉपिक है स्टैटिक जीके से, नृत्य रहे, फेस्टिवल रहे, तो ये याद करना है आपको। पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है स्टैटिक जीके जीएस के लिए, पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मेन फोकस रखना है। और साइंस के लिए क्या करना है भाई, आपको साइंस नीरज सर से पढ़ लेना है, या फिर दोस्तों किसी भी एक टीचर का बैच लोगे तो साइंस, मैथ और रीजनिंग सब उसी में आता है, आप उनसे पढ़ सकते हो। और सबसे पहले भाई तैयार करने के लिए बेसिक क्लियर करो आप। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस पेपर लगा 2021 के जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे, और फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओ पर नाइट। अभी 5 से 6 महीने हैं, अब आपको मॉक टेस्ट दोस्तों 2 से 3 महीने पहले लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट 2 से 3 महीने पहले लगाना है, उससे पहले क्या करना है, आपको पहले बेसिक क्लियर करो, मैथ, साइंस, रीजनिंग का और स्टैटिक जीके जीएस मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको
मॉक टेस्ट बाद में लगाना 2 से 3 महीने पहले, ठीक है ना। तो एक भाई का कमेंट आया, मैथ के लिए टीचर बताएं या मैथ रीजनिंग फुल बैच बता दीजिए। भाई मैं तो ये रिक्वायरमेंट करूँगा, जिस टीचर से आप अच्छा पढ़ते हो, जिससे आप पढ़ते हो, वो आप किसी भी सर का एक बैच ले लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। नहीं तो आप ऐसा करो, मैंने जो RWA सर का जो बैच लिया था, काफ़ी अच्छा बैच है, उनसे आप पढ़ सकते हो, मैथ रीजनिंग सब कवर कर सकते हो। तो भाई एक भाई का कमेंट आया है, भाई एक सवाल था, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, अगर मैं किसी दूसरे जोन से फॉर्म अप्लाई करूँ तो क्या मेरा एग्ज़ाम उसी जोन में होगा? तो भाई मैं बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम आप मानो आपने चेन्नई जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, तो ज़रूरी नहीं आपका जो एग्ज़ाम होगा वो चेन्नई में ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है भाई। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है भाई, अगर आपने चेन्नई जोन से अप्लाई किया है या किसी अदर जोन से, तो आपका एग्ज़ाम अदर स्टेट में हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है दोस्तों, अलग अलग राज्य में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका PET DV मेडिकल जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उसी में ही होगा भाई, ठीक है ना। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया है, एग्ज़ाम कब होगा भाई? भाई सबसे पहले तो मैं बताऊं भाई, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्ज़ाम की आप फिक्र मत करो, क्योंकि किसी ने भाई सही कहा है कि कभी भी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती भाई। आप अगर आपकी अभी अच्छी तैयारी है और एग्ज़ाम को आप तैयारी करें, तो भाई क्या करो, आप मॉक टेस्ट लगाओ। और मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो दोस्तों, एग्ज़ाम इसका अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा। बहुत से भाई कह रहे हैं भाई जुलाई अगस्त में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। भाई नहीं होगा, कितनी भी कर लेना भाई, क्योंकि भाई अभी तो RPF कांस्टेबल का होगा, फिर उसके बाद NTPC ग्रेजुएशन वाले का होगा, फिर उसका जो इंटर वालों ने भरा है उनका होगा, उसके बाद ग्रुप D 2 से 3 महीने बाद होगा भाई। तो यानी अक्टूबर नवंबर में जाके इसका एग्ज़ाम होगा भाई, मैं फिर बता रहा हूँ। तो भाई तैयारी करो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, 2021 के जो ग्रुप D के प्रीवियस पेपर हुए थे उन्हें लगाओ, और पर डे नाइट में एक मॉक टेस्ट लगाओ, और अच्छी तगड़ी मतलब अपनी तैयारी कर लो। और जिसकी तैयारी नहीं है भाई, वो अपना बेसिक क्लियर कर लें। तो भाई एक भाई का कमेंट आया था, गणित में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? भाई गणित में मैक्सिमम मैं बताऊँ पूरा मैथ आता है भाई, लेकिन एडवांस मैथ में से मैं 2 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एडवांस में से आता है, बाकी मैथ में फुल चैप्टर आता है। साइड में लिख रहे होंगे, इन सभी चैप्टर मैंने देख लिए, इन सभी चैप्टर में से मैथ आता है। और जो एडवांस में से जो आता है, तो एडवांस में से मैं बता दूं क्या आता है। एडवांस में से आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, और एक एडवांस में से ऊंचाई दूरी से आ जाती है, और आता है एडवांस में से 1 से 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बाकी पूरा मैथ आता है भाई, ठीक है ना। तो आपको पूरा मैथ कंप्लीट करना है, ठीक है। एक भाई का कमेंट आया था, भाई मुझे GS नहीं आती है, मतलब GK GS नहीं आती है, क्या मैं सिलेक्टेड हो जाऊंगा? तो भाई देखो सुनो, आप पर GK GS नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि GK GS का इतना अच्छा रोल नहीं है। आती है 20 नंबर की, मैं नहीं ये करा भाई, बिल्कुल मतलब इसे छोड़ दो, पढ़ना है सिर्फ एक लूसेंट बुक ले लेनी है, मैंने बता दिया। GK GS का इतना, लेकिन साइंस मैथ और रीजनिंग तीनों पर अच्छी तरह से फोकस करना है बस। अगर GK GS के लिए आपको करंट के लिए स्टडी बुक ले लेनी है, 2 से 4 फैक्ट आते हैं मेन। और दोस्तों आपको क्या करना है, जो GK GS के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट बुक ले लेनी है, और मेन जो टॉपिक है, जैसे कवन का अध्ययन क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, और दोस्तों कौन सा प्लांट कहाँ है, तो ये मतलब ये सब मेन जो टॉपिक है इन्हें याद कर लेना है। और भाई एक भाई कमेंट आया, भाई बुक बता दो कौन सी लेनी चाहिए, अंकित भाटी सर की बुक कैसी है बता दो प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई मैं बता दूं भाई, किसी की भी भाई जिससे आप पढ़ते हो ना, आप किसी की बुक ले लीजिए, सिर्फ आप पर फोकस करता है कि आप पढ़ने में कैसे हो भाई, बस। और भाई बुक लेने से भी कुछ नहीं होता, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप मैथ के लिए RS अग्रवाल ले सकते हो, या फिर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हो तो किसी भी सर के ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप जिस भी टीचर से अच्छा पढ़ते हो आप उसकी बुक ले सकते हो, ठीक है। एक भाई का कमेंट आया था, भाई मैथ समझ में नहीं आ रहा, आगे वाला पढ़ता हूँ तो पिछले वाला भूल जाता हूँ। तो भाई मैं देखो सुनो, सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, रेगुलर, अगर रेगुलर बने रहोगे ना किसी भी चीज़ पर, सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के बाद जो आपने पढ़ा है ना, जैसे आज आपने संख्या पत्ती का टॉपिक पढ़ा, या LCM का पढ़ा, या फिर आपका लाभ हानि का पढ़ा, तो उसे आप रात में रिवीजन करो। उसी से टॉपिक, जैसे आप मैथ की जो क्वेश्चन लोगे, मैथ में जो मतलब बुक लोगे ना, मैथ में से आपको उदाहरण लिखे होंगे, उदाहरण निकालना है। उदाहरण लिखे होते हैं ना, एग्जाम्पल जो लिखे रहते हैं, उन्हें आपको निकालना है, उन्हें आप रिवीजन करो लगातार। अगर आप मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई रिवीजन करो, लगातार रिवीजन की ज़रूरत है भाई। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, रिवीजन करो और फुल कोर्स करो भाई। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया, 2 बार समझ में, तीसरी बात में ज़रूर समझ में आएगा भाई, सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है ना। एक भाई का कमेंट आया है, भाई मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ,
क्या ग्रुप डी में अभी से पढ़ूंगा तो सिलेक्टेड हो जाऊंगा? भाई मैं कह रहा हूँ आप पर 0 से ले दो, आप पर कुछ नहीं आता भाई, तब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब भाई कह रहे हो भाई कैसे, देखो सुनो, मैं कह रहा हूँ भाई अभी से ही आप भाई लगातार 6 महीने तैयारी कर लो भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई एग्जाम निकालोगे बस। लेकिन मेहनत अपने लगन से करना भाई, अपने मेहनत लगन से करोगे भाई, तैयारी कर लोगे और एग्जाम निकाल लोगे। ये नहीं कि आज मैंने टाइम टेबल बना लिया, कल मैं नहीं पढ़ूंगा, कल दोस्तों किसी की और की शादी में चला जाऊंगा, किसी फंक्शन में चला जाऊंगा, अरे चल अभी तो 6 महीने, अभी तो 5 महीने। ऐसा मत करना, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो और ये करो कि भाई मुझे एग्जाम निकालना है बस। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, अभी अगर आज से ही अभी से ही पढ़ोगे ना, अगर आज वीडियो देख रहे हो और आज से ही पढ़ोगे तो भाई एग्जाम निकाल लो भाई, मेरी गारंटी है भाई, ठीक है ना भाई। तो ऐसा नहीं कि जिसमें भाई कुछ नहीं आता ना, 0 से वो क्या करना, अपना बेसिक क्लियर करके 5 से 6 महीने लगातार कर ली मेहनत करो भाई, आप एग्जाम निकाल लोगे। मैं खुद भाई 6 महीने तैयारी करा था, मैं ज़्यादा नहीं, मैंने 1 साल 2 साल, मैंने 4 से 5 महीने दोस्तों ऐसे बता दिए थे कि मैं किस टीचर से पढ़ूँ, किस टीचर से पढ़ूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक टीचर से पढ़ना है, अलग अलग टीचर से नहीं पढ़ना, क्योंकि आप सब पढ़ाते एक साथ, लेकिन सबका पढ़ाने का अंदाज अलग अलग होता है। आप किसी से पढ़ो, 5 से 6 महीने लगातार तैयारी करो और आप एग्ज़ाम निकाल दोगे भाई। क्योंकि भाई जब मैं 78 क्वेश्चन कर सकता हूँ, जबकि मेरे को इतना खुद नॉलेज नहीं था कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने दोस्तों कुछ नहीं देखा था, बस मैंने क्या देखा, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। और मेरी तो बात, चलो मैं जो छोड़ो यार मेरी तो बात, तुम खुद ही अपना देखो कि मैं कर सकता हूँ भाई, तुम कर सकते हो भाई। एक भाई का क्वेश्चन आया भाई, फिजिकल से फाइनल मेरिट के बीच कितना मार्क्स का डिफरेंस होता है? तो भाई मैं बताऊँ, फिजिकल से और जो फाइनल लिस्ट लगती है, जो फाइनल मेरिट जो लगती है, उस तक जो डिफरेंट मैं बताऊँ आपको, तो भाई मैक्सिमम सभी जोन का जो होता है वो अलग अलग डिपेंड होता है। जैसे कि अगर जैसे आप जानते हो कि ग्रुप डी में भी 3 से 4, 5 से 6 डी भी लगती हैं, वो बाद में लगती है। जो फिजिकल से बाद पहले फिजिकल, जैसे आपने डी भी दिया है, फिजिकल देने के बाद तो मैक्सिमम बताऊँगा 4 से 5 नंबर का अंतर होता है। लेकिन अलग अलग जोन का हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे किसी में 4 नंबर बढ़ जाती है, किसी में 5 नंबर बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा फिक्स इतने नंबर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 से 6 नंबर मैक्सिमम जोन का होता है भाई। सभी जोन में 5 से 6 नंबर का अंतर होता है। एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई कोई बेस्ट साइंस की बुक बता दो जिससे रेलवे साइंस का सब्जेक्ट पूरा हो जाए। तो भाई मैं बेस्ट साइंस के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले भाई देखो सुनो, पहले बताया अभी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। 9th और 10th की, यानी हाई स्कूल और 9वीं क्लास की हिंदी में बता रहा हूँ भाई, 9th और 10th की 2 NCERT बुक ले लेना, उनसे आपको थ्योरी वाइज पढ़ना है और किसी भी एक टीचर से पढ़ लेना है। उनको टीचर को पढ़ने के बाद उस टॉपिक में से पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें से अलावा कहीं नहीं जाता। तो भाई एक भाई का कमेंट आया है, भाई मेडिकल स्टैंडर्ड A2 वाले को C2 मिल सकता है क्या? तो भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और दूसरे का भाई स्टैंडर्ड C2 है या C1 है या B1 है, तो दोस्तों ये नहीं मिल सकता। क्योंकि आपकी पोस्ट, जैसे मेरी भाई मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था, तो मुझे हॉस्पिटल अटेंडर की जॉब मिली है, तो मेरी जॉब और किसी को नहीं मिल सकती भाई, क्योंकि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। हाँ ये है कि आप अगर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 हैं और दूसरा भाई मेडिकल स्टैंडर्ड भी B2 है, C2 है, तो उसको जो वो दूसरी मतलब वो मिल सकती है, जो जॉब है वो मिल सकती है, क्योंकि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार भी जॉब मिलती है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 वाले को B2 मतलब जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी किसी में हो जाता है, मैं ये नहीं कहना भाई हो जाता है, लेकिन हाँ ये है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपको जॉब मिलती है भाई। और ले रही बात जो आप बता रहे हो भाई कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार अगर किसी का C1 है तो B1 मिल सकता है, या A2 वाले को B1 मिल सकता है, तो किसी की जॉब में हो जाता है भाई। भाई एक भाई का कमेंट आया, भाई साउथ जोन चुना है, ट्रांसफ़र में कितना समय लगेगा? भाई देखो सुनो, इसकी कोई लिमिट नहीं है साउथ के भाई। आपको ऐसा नहीं कि आपको 5 साल के बाद ही तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि भाई ट्रांसफ़र में मैं आपको बता दूं, ट्रांसफ़र के भी बहुत सारे रूल हैं दोस्तों। एक तो ट्रांसफ़र होता है म्यूचुअल, अगर कोई भाई आपको नॉर्थ एरिया में और साउथ में आना चाहता है, अगर आप साउथ से नॉर्थ में जाना चाहते हो, तो उसमें 1 से 1.5 साल या 1 साल मैक्सिमम लगता है, वो जल्दी ट्रांसफ़र सबसे मैक्सिमम और सबसे अच्छा ट्रांसफ़र है। और दूसरा होता है जो स्पोर्ट के थ्रू होता है दोस्तों,
जॉब करती है आपकी वाइफ और आप इधर साउथ में जॉब कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफ़र 1 से 6 मतलब 1 से या 1.5 साल में आपका हो जाएगा जल्दी। और दोस्तों एक तीसरा जो आप बता रहे हो कि भाई मेरा ट्रांसफ़र जैसे आप लगाते हो, तो भाई वो वाला जो आप बताते हो उसमें दोस्तों लिमिट नहीं है, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी और 8 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफ़र 1 से 2 साल में हो जाए, 5 साल से तब बाद में ही होगा, 5 से 6 साल लग जाए, 7 साल लग जाए। लेकिन जो मैक्सिमम जल्दी का ट्रांसफ़र है वो म्यूचुअल और दोस्तों स्पोर्ट कोटा की तरह होता है। जैसे एक भाई का कमेंट आया है, भाई सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्टेड के समय बनवाया है फॉर्म डालते समय। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुरंत बनवाया है जब आपने फॉर्म भरवाया था तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। उससे आप आगे मांगेगा, उससे दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। भाई का कमेंट आया है, सर मैं चश्मा लगाता हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो मैं कह रहा हूँ भाई भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों मैं जो अभी हॉस्पिटल अटेंडर में या दोस्तों मेरे साथ के जो मेडिकल हुआ था, बहुत भाई चश्मा लगा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती यार। उसमें बस आपको क्या करता है अगर आपका कलर विजन है तो आपको मतलब आपको वर्कशॉप में डाल देगा। हाँ ऐसा नहीं, आपको अच्छी पोस्ट भी दे सकता है, मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपको पोस्ट मिल जाती है, जैसा आपका मेडिकल होगा वैसे आपको पोस्ट मिल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चश्मा लगाते हो कुछ भी दिक्कत है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। कमेंट आया है कि फुल प्रोसेस कितना लगता है ज्वाइनिंग तक भाई? तो भाई मैं आपको बता दूं, फुल समय की बात, सबसे पहले तो भाई आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद दोस्तों 1 से 2 महीने बाद उसकी आंसर की आएगी। उसके बाद दोस्तों आंसर की आने के बाद 1 से 2 महीने बाद दोस्तों आपको पीटी के लिए कट ऑफ आएगी, और पीटी की कट ऑफ आने के बाद दोस्तों आपको फिर पीटी देना पड़ेगा जैसे फिजिकल। उसके बाद दोस्तों 1 से 2 महीने मतलब 1 से 2 महीने बाद आपको उसमें डीबी के लिए बुलाया जाएगा। फिर 1 से 2 महीने बाद तो डीबी के बुलाने के बाद मेडिकल होगा, डीबी और मेडिकल एक साथ हो जाता है। उसके बाद आपको 1 से 2 महीने बाद आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और फिर उसके बाद आपको महीना भर कम से कम 1 से 2 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मैं बता दूँ आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है भाई, फुल प्रोसेस में बता रहा हूँ 1 से 1.5 साल लग जाता है भाई। भाई का कमेंट आया है कि जनरल का कितना नंबर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए? तो भाई मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं, सिलेक्शन में भाई मैं ये नहीं कह सकता कि इस जोन की इतनी कट ऑफ लगेगी, लेकिन इतना अंदाज़ा कह सकता हूं भाई, आप भी जानते हो कि मैक्सिमम दोस्तों जिस तरह वैकेंसी कम है तो दोस्तों कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, और कंपटीशन हाई होगा तो दोस्तों कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाएगी। जैसे भी आप जानते हो भाई, ये दोस्तों मैं बताऊं तो जनरल दोस्तों 75 से 80 क्वेश्चन होने चाहिए दोस्तों, और ओबीसी के लिए मैं बताऊं दोस्तों, ओबीसी के लिए तो 70 से 75 होने चाहिए, और एससी के लिए दोस्तों 65 से 70 के बीच होने चाहिए, और एसटी के लिए मैक्सिमम बताऊं तो दोस्तों आपको क्या कहना है 60 से 55 से 60 के बीच में होना चाहिए एसटी के लिए, सॉरी। तो भाई इतना ही प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादा बताऊँ कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई है और वैकेंसी भी कम है। तो भाई एक भाई का कमेंट आया है, भाई मेरी आई थोड़ी वीक है और मैं फर्स्ट में पॉइंटमैन भर दिया है, कोई दिक्कत होगी क्या? तो भाई मैं ऐसी बता दूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है कि आपकी कौन सी पोस्ट भरनी है, पहले पर सेकंड पर कौन सी, वो तो पोस्ट वाइज आती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि ज़रूर नहीं आपको पॉइंट्समैन मिल जाए, ज़रूरी नहीं आपको पॉइंट्समैन मिल जाए, लेकिन पॉइंट्समैन आपको मिले नहीं मिले, क्योंकि पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार भी मिलती है, ठीक है। तो आपको भर दिए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूर नहीं आपको पोस्ट में मिले, कोई अदर पोस्ट मिल सकती है, लेकिन भर दिया ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई का कमेंट आया, भाई मेरे हैंड पर निशान है, मतलब मेरे हाथ पर निशान है और मैंने फॉर्म में नहीं बताया है, तो कोई दिक्कत होगी? तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, और आपका कहीं भी निशान है तो फॉर्म में नहीं बताया है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्रूफ मांगा होगा। अगर आपने नहीं भी भराया है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जब डीबी होता है ना, मेडिकल होता है, जब आपका डीबी होता है और मेडिकल से पहले आपको मतलब डीबी होता है, तो डीबी में आपको ये पूछते हैं कि भाई आपको कोई निशान है, तो वो आपको चेक करते हैं, तो आपको बता देना है, तो वही आपको निशान आपको आगे तक मेडिकल में भी चलेगा और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी जब भी चलेगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक कमेंट आया है कि भाई गर्ल के लिए कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होगी? भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो लड़कियों के लिए जो गर्ल के लिए पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट थी वो हॉस्पिटल अटेंडर, जो मैं खुद हूँ, तो वो अभी इस बार नहीं निकली, तो इसलिए आपको पॉइंट्समैन निकली है, तो पॉइंट्समैन भी काफ़ी अच्छी है जो लड़कियों के लिए, और अदर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैक्स में बता रहा हूँ पॉइंट्समैन काफ़ी अच्छी है। उसमें दोस्तों क्या होता है, आप जानते हो कि आपने स्टेशन पर देखा होगा, जो स्टेशन मास्टर के साथ आपने झंडी दिखाते देखा होगा पॉइंट्समैन के लिए, तो जो
जो लड़कियों भी मतलब जो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता। सिर्फ जो ट्रेन आते हैं, ट्रेन को आपको एक हरा झंडा होता है, एक हरा और एक लाल, 2 झंडे होते हैं, वो आपको दिखाने होता है। तो इतना मतलब काफ़ी स्लो वर्क होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, काफ़ी अच्छी पोस्ट पॉइंट्समैन है। तो भाई एक भाई का कमेंट आया है, भाई मेरे एक कान में पर्दा थोड़ा लीक है, अगर मेडिकल में पास करेगा कि नहीं रेलवे। तो भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एक कान का पर्दा ख़राब है या कोई दिक्कत है, सबसे पहले तो भाई उसे डॉक्टर से सलाह लें और अभी से ही उसका इलाज करवा लें। अगर फिर भी कोई इलाज करवा चुके हो और नहीं हो रहा है दिक्कत, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी मेडिकल में, क्योंकि वो मेडिकल में क्या करते हैं, आपका जब मेडिकल होता है ना, कभी मेडिकल में जैसे हमारा हुआ तो मेडिकल में आपको 50 मीटर के बीच में जो आपको जो आई चेक होती है ना, आई चेकने के बाद आपको क्या करता है, एक आवाज़ मारता है, जैसे वो कुछ भी कहेगा, जैसा आपका नाम लेगा, मैंने क्या बोला है वो आपको रिप्लाई देना है। तो जो मैं बोलूँगा वो आपको रिप्लाई देना, तो वो आपको रिप्लाई बोलेगा कि जो भी आपका नाम बोलेगा या कुछ भी बोलेगा, तो वो आपको बोला है, ये बोला है, ये बोला, तो वो सब आपको करवाते हैं। मैंने जैसे मेरा हुआ था। तो अगर इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के ऐसा नहीं, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ भाई, सभी मेडिकल सभी जोन की बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पास कर देते हैं मेडिकल में भाई। इतना कोई हार्ड मेडिकल नहीं होता, मैक्सिमम पास कर देते हैं, ठीक है ना भाई। तो भाई एक भाई का कमेंट आया है कि जोन चेंज हो जाएगा क्या भाई। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो भाई जोन चेंज मत करो तो सही है भाई, क्योंकि भाई अगर आप जोन चेंज करोगे ना, जोन चेंज करने से भाई आपका फॉर्म भी डिलीट हो जाएगा और एक्सेप्ट। पहली बात तो जोन चेंज नहीं हुआ। अगर आपने कोई गलती से भर दिया है कि मुझे जैसे ये भरना था, मैंने नॉर्थ की साउथ भरना था, साउथ भर दिया, या साउथ की तरफ भरना था, नॉर्थ भर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भर गया तो भर गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम मैं अपनी बता रहा हूँ, 15 से 1 महीने के अंदर बता रहा हूँ, आपको एक डेट दी जाती है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, जोन कुछ भी, तो आप चेंज कर सकते हो। आपको अभी नहीं करना, बाद में आप वो एक मतलब रेलवे खुद एग्ज़ाम देता है, मतलब रेलवे खुद एक डेट देता है कि आपको इससे इस तारीख तक आपको जोन चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी फॉर्म में गड़बड़ी है उसे आपको सही कर सकते हो। तो भाई एक भाई का कमेंट आया, साउथ का एक जोन बताओ, या भाई कोई ऐसा जोन बताओ जहां कट ऑफ कम जा सकती है। भाई मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले तो अगर आप ये चाहते हो कट ऑफ कम जाए, तो भाई 5 से 6 जोन ऐसे हैं जहां कट ऑफ कम जाती है। नॉर्थ की तरफ से लेकर साउथ की तरफ देखें ना, तो भाई साउथ की कट ऑफ नॉर्थ से कम रहती है 5 से 6 नंबर, और नॉर्थ की तरफ जो कट ऑफ होती है जो हमेशा हाई होती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो हमारे जो नॉर्थ के जो भाई है, जितने बार भी जो यूपी बिहार राजस्थान सभी भाई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जो इधर के जो भाई है ना, जो इतने बार जो साउथ की तरफ के लोग हैं दोस्तों, ये इतना अपना बिजनेस व्यापार, ये नारियल पानी बेचते हैं, मतलब अपना काम करते हैं, इतना ये पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते। तो ओनली 100% में से 5% इधर के लोग तैयारी करते हैं बस। तो इधर की कट ऑफ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ कितना ही फार्म भर जाए या साउथ की तरफ कितने फार्म भर जाए, हमेशा देख लेना कट ऑफ कम रहेगी। तो साउथ के कुछ जोन है, जैसे आप जबलपुर भर सकते हो, चेन्नई भर सकते हो, सिकंदराबाद भर सकते हो, गुवाहाटी भर सकते हो। तो ये कुछ जोन है जहाँ कट ऑफ कम जाती है। और फॉर्म आपने अगर अदर जोन से अप्लाई किया है तो मैं बताऊँ कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 नंबर का अंतर होता है। आप कड़ी मेहनत करो, अच्छी तैयारी करो, सेलेक्टेड हो जाओगे। भाई का कमेंट आया है, भाई हमको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो भाई मैं बताऊं, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो को देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। लेकिन फिर भी किसी भाई ने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और वो करने वाला है, तो भाई मैं सबसे बताऊं उसके लिए क्या क्या बनवाना है। सबसे पहले तो आप क्या करना है, मेन आपको 20 फ़ोटो बनवा लेने हैं एक ही तरह के, क्योंकि दोस्तों आगे भी वही फ़ोटो मांगे जाते हैं। वैसे तो अलग अदर भी चल जाते हैं, लेकिन आपको बनवा लेना है पहले ही। और फ़ोटो काफ़ी अच्छे सुंदर होने चाहिए, मतलब चेहरे पे कोई दाग वाग ना हो, और पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा वाइट हो। और ईमेल आईडी अपना देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी, क्योंकि कोई भी अगर रेलवे से मतलब कोई भी अगर ईमेल आती है या कोई भी मतलब रिक्वायरमेंट आती है तो आपकी ईमेल पर आएगी। पर्सनल अपना ईमेल दें और अपना ही फ़ोन नंबर दें, अपना ही मोबाइल नंबर दें, ठीक है ना भाई। और आधार कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, और दोस्तों क्या कहें मैं आपको, हाई स्कूल मार्कशीट। और अगर आप ग्रेजुएशन लगाना चाहते हो ना, कोई अगर आपने ग्रेजुएशन भी करे तो आप ग्रेजुएशन भी लगा सकते हो। उसमें दोस्तों क्या होता है ना, पता है, उसमें ग्रेजुएशन लगाने से ये होता है कि आपकी जो पोस्टिंग है ना, वो ग्रेजुएशन देखकर आपको मतलब बढ़ती है। जैसे आप कॉन्स्टेबल बन गए तो आपकी जो ग्रेजुएशन लगी हुई है, आपको मतलब बीए लग रही है, बीएड लग रही है, तो आपकी जो कॉन्स्टेबल से जो स्टेशन मास्टर तक का सफ़र है ना, वो आपकी ग्रेजुएशन देखकर लगती है। और आपको, ठीक है ना,
और भाई आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है सेंट्रल का, जो ऑनलाइन बन जाता है, जन सेवा केंद्र पर बनवा सकते हो, और किसी भी अपने तहसील में जाकर बनवा सकते हो। और पासबुक देना है और पैन कार्ड देना है, तो मैंने बता दी ये सब लगता है। ठीक है ना भाई। एक भाई का कमेंट आया, भाई मैं राजस्थान से फॉर्म भरा हूँ, क्या मेरा एग्ज़ाम सेंटर बताओ कहाँ जाएगा। तो भाई मैं बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं आप राजस्थान से फॉर्म भरे हो तो राजस्थान में सेंटर जाएगा, यूपी में भी जा सकता है, बिहार में भी जा सकता है, अदर स्टेट में भी जा सकता है। तो आपका डीवी और पीटी और मेडिकल ये सब आपको जहाँ आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहीं होगा। तो भाई एक भाई ने कमेंट किया है, सर जिस जोन में फॉर्म भरते हैं क्या उसी में सेलेक्टेड होना पड़ता है या अदर जोन में भी जा सकते हैं। तो भाई मैं बता दूं, सबसे पहले जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना, उसी जोन में आपको पहली बात तो वो मिलेगी जॉब। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जो 2019 की जो भर्ती हुई थी, 2021 में एग्जाम डिले हुआ था, तो उसमें कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपको अदर ज्वाइनिंग मतलब अदर स्टेट के लिए भी भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ जहाँ वैकेंसी कम हो जाती है, जैसे आपको पीटी में नंबर आ गया और डीबी में बुला लिया। अब दोस्तों जब आपको डीबी में बुला लिया, मेडिकल में हो गया, सब कुछ हो गया और आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और अगर आपने, मैं मानता हूँ जैसे आपने चेन्नई जोन से फॉर्म अप्लाई किया, सोचना, और चेन्नई जोन से अगर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने डीबी हो गया, मेडिकल हो गया, आपका सब कुछ हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर आना है बस। तो आप अगर चेन्नई जोन में वैकेंसी खाली नहीं होंगी ना, तो आपको जरूर नहीं, आपको मुंबई भी भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको एक कॉल मतलब एक ज्वाइनिंग लेटर आता है कि हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है, आपको मुंबई ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है, आपको रिक्वायरमेंट देना पड़ता है कि हाँ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ अपने ही जोन में जो करनी पड़ती है, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहीं आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर वैकेंसी खाली नहीं रहती तो आपको अदर जोन में भी भेज सकते हैं। एक भाई कमेंट आया, भाई प्लीज़ रिप्लाई, मैंने फॉर्म में स्टेट का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट डाला है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है यार केंद्र का मांग रहा है तो आपको केंद्र का डालना चाहिए। ठीक है ना। और आपने अगर ये फॉर्म डाल दिया है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप अभी स्टेट का बनवा लें, क्योंकि भाई रेलवे के आपको एक डेट देगा और आपने कुछ भी चेंज कराना है तो उसे चेंज करा सकते हैं। लेकिन आपने डाल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको आगे जब मांगा जाए ना एग्ज़ाम के बाद, तो वो बाद में सेंट्रल का मांगा जाएगा, बाद में भी आप दे सकते हो। एक भाई का कमेंट आया है, भाई मेरा लेफ्ट हाथ टूट गया है तो रेलवे ग्रुप डी में हो सकता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं बता दूं भाई, अगर आपका हाथ टूट गया है तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका प्लास्टर हो जाता है, ठीक हो जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका लेफ्ट हाथ तो टूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सही करा लें, क्योंकि ये एक नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती मेडिकल में। भाई कोई भी अगर वीडियो में कुछ भी पूछना हो, जैसे मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया है भाई, क्योंकि भाई आप भी जानते हो भाई मैं जितने भरे सभी भाई का मैं रिप्लाई देता हूँ कमेंट में, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आप भी जानते हो जो भी भाई फॉर्म में अगर आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है या मेडिकल में कुछ दिक्कत आई है या आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई मतलब फॉर्म भरने में कौन सा सेफ जोन है, कौन सा, सब बता दिया दोस्तों। अगर फिर भी कुछ पूछना हो भाई तो भाई कमेंट कर देना, रिप्लाई दे दूँगा। और भाई वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी भाई पूछना हो तो कमेंट कर देना। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।